नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिसने न सिर्फ दक्षिण कोरिया को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दृष्टि से सोचने पर मजबूर किया। यह किताब है द वेजिटेरियन और इसकी लेखिका है हान कॉन्ग। साल 2024 में हान कॉन्ग को साहित्य का सर्वोच्च सम्मान मिला, नोबेल पुरस्कार। वे पहली दक्षिण कोरियाई लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला। वे पहली एशियाई महिला हैं जिन्होंने यह सम्मान पाया। नोबेल समिति ने कहा कि हान कॉन्ग की तीव्र काव्यात्मक गद्य शैली ऐतिहासिक आघातों को उजागर करती है और मानव जीवन की नाजुकता को गहराई से दर्शाती है। तो आज इस करीब 40 मिनट के सफ़र में हम जानेंगे यह किताब किस बारे में है, इसकी कहानी क्या है, इसमें कौन से गहरे विचार छुपे हैं और हान कॉन्ग आखिर क्या कहना चाहती है इस किताब के ज़रिए। तो कान लगाइए, आंखें बंद कीजिए और चलिए इस अद्भुत सफ़र पर। भाग 2, लेखिका हान कॉन्ग, कौन है वे? अनुमानित समय 5 मिनट। दोस्तों, किसी भी किताब को समझने से पहले उसकी लेखिका को समझना ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं हान कॉन्ग के बारे में। हान कॉन्ग का जन्म 27 नवंबर 1970 को दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू शहर में हुआ। ग्वांगजू यह नाम सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन दक्षिण कोरिया के इतिहास में इस शहर का नाम बहुत दर्दनाक तरीके से दर्ज है। 1980 में इसी ग्वांगजू में एक लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुआ था। हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे अपने अधिकारों के लिए, अपनी आवाज़ के लिए, और सरकार ने इस आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों को जेलों में डाला गया। हान कॉन्ग तब बस 10 साल की थी, लेकिन उस शहर की हवा में जो दर्द था, जो खामोशी थी, जो घाव था, वह हान कॉन्ग के दिल में उतर गया और उनके लेखन में वह आज भी जिंदा है। हान कॉन्ग का परिवार भी साहित्य से गहरा जुड़ा हुआ है। उनके पिता हान सेऊंग वोन खुद एक प्रसिद्ध कोरियाई उपन्यासकार है। तो घर में किताबें थीं, शब्द थे, कहानियाँ थीं, और उन सब के बीच पली बड़ी हान कॉन्ग। उन्होंने योनसे यूनिवर्सिटी से कोरियाई साहित्य में पढ़ाई की। 1993 में उनकी पहली कविताएं प्रकाशित हुईं। 1995 में उनका पहला उपन्यास आया, लेकिन असली पहचान मिली 2007 में जब द वेजिटेरियन प्रकाशित हुई, और फिर 2015 में जब इसका अंग्रेजी अनुवाद आया तो दुनिया हान कॉन्ग को पहचानने लगी। 2016 में द वेजिटेरियन को मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला और हान कॉन्ग विश्व साहित्य के मंच पर स्थापित हो गई। उनकी कुछ और प्रमुख कृतियां हैं। ह्यूमन एक्ट्स 2014, यह उपन्यास सीधे तौर पर 1980 के ग्वांगजू नरसंहार पर आधारित है। यह हान कॉन्ग की सबसे दर्दनाक और सबसे साहसी किताब मानी जाती है। द वाइट बुक 2016, यह एक काव्यात्मक उपन्यास है जो शोक, स्मृति और जीवन मृत्यु के बारे में है। हान कॉन्ग ने इसे अपनी उस बहन की याद में लिखा जो पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही चली गई। हान कॉन्ग की लेखनी की एक खास पहचान है। वे हिंसा को उसी तरह लिखती हैं जैसे कविता लिखी जाती है, धीरे धीरे, गहराई से और बिना किसी नाटकीयता के। उनके शब्द आपको चोट पहुंचाते हैं, लेकिन इतनी कोमलता से कि आप समझ नहीं पाते कि दर्द कब हुआ। भाग 3, किताब की पृष्ठभूमि, यह कहाँ और कब की कहानी है। अनुमानित समय 3 मिनट। दोस्तों, अब बात करते हैं इस किताब की दुनिया के बारे में। द वेजिटेरियन पहली बार 2007 में कोरियाई भाषा में प्रकाशित हुई, 3 अलग अलग कहानियों के रूप में, जो बाद में एक उपन्यास बन गई। 2015 में डेबोरा स्मिथ ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया और यह किताब पूरी दुनिया में पहुंची। यह कहानी घटित होती है आधुनिक सियोल में, दक्षिण कोरिया की राजधानी, एक चमकता हुआ महानगर। लेकिन इस चमक के नीचे एक और सियोल है, एक ऐसा समाज जहां परंपराएं और आधुनिकता एक साथ चलती हैं और अक्सर टकराती है। कोरियाई समाज में, विशेष रूप से उस दौर में, एक स्त्री की भूमिका बहुत स्पष्ट थी। वह आज्ञाकारी बेटी बनेगी, फिर आज्ञाकारी पत्नी बनेगी, फिर आज्ञाकारी माँ बनेगी। उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी अपनी पसंद, ये सब या तो गौण थे या अदृश्य। इसी दुनिया में जीती है हमारी नायिका येओंग हे, और इसी दुनिया में एक दिन वह एक ऐसा निर्णय लेती है जो उसके लिए बहुत छोटा लगता है, लेकिन
दुनिया के लिए विस्फोट जैसा है। एक ज़रूरी बात, यह किताब शाकाहार के बारे में नहीं है। द वेजिटेरियन का शीर्षक एक प्रतीक है, एक ऐसे इंसान का प्रतीक जो हिंसा से इनकार करता है, जो उस व्यवस्था से इनकार करता है जो उसे हमेशा से खाती आई है। भाग 4, उपन्यास की अनोखी संरचना, अनुमानित समय 3 मिनट। दोस्तों, इस उपन्यास की एक सबसे खास बात है इसकी संरचना। यह उपन्यास 3 भागों में बटा है और हर भाग एक अलग किरदार की आंखों से कहानी सुनाता है। पहला भाग द वेजिटेरियन, यह हमें सुनाता है येयोंग ये का पति श्री चियोंग, एक ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी को एक वस्तु की तरह देखता है। दूसरा भाग मंगोलियन मार्क, यह हमें सुनाता है येयोंग हे का जीजा, उसकी बड़ी बहन का पति, एक वीडियो कलाकार जो येओंग हे को कला की सामग्री की तरह देखता है। तीसरा भाग फ्लेमिंग ट्रीज, यह हमें सुनाती है येयोंग हे की बड़ी बहन इन्हे, वह एकमात्र इंसान जो येयोंग हे से सच में प्यार करती है। और अब यहाँ रुककर सोचिए, इस पूरे उपन्यास में येयोंग हे यानी हमारी नायिका खुद कभी कथावाचक नहीं बनती। हम उसे हमेशा दूसरों की नज़र से देखते हैं, पति की नज़र से, जीजा की नज़र से, बहन की नज़र से। लेकिन येओंग हे की अपनी आवाज़, उसके अपने विचार, वे हमें सीधे कभी नहीं मिलते। यह हांगकांग का सबसे गहरा साहित्यिक प्रयोग है। जिस औरत को समाज ने हमेशा चुप कराया, उसे उपन्यास में भी कभी अपनी आवाज़ नहीं मिलती, और यही बात, यही खामोशी सबसे ज़ोर से बोलती है। भाग 5, पहला भाग द वेजिटेरियन, येओंग हे के पति श्री चियोंग की नज़र से, अनुमानित समय 8 मिनट। दोस्तों, अब शुरू होती है असली कहानी। पहला भाग शुरू होता है श्री चियोंग के एक वाक्य से। वह कहता है, जब मैंने येओंग हे से शादी की तो मेरी कोई खास वजह नहीं थी। वह न बहुत सुंदर थी, न बहुत बदसूरत, न बहुत होशियार, न बहुत बेवकूफ़, न बहुत महत्वाकांक्षी, न बहुत आलसी, बस सामान्य। यह एक भयानक परिचय है। इन शब्दों से हमें पता चल जाता है कि इस विवाह में येओंग हे एक इंसान नहीं बल्कि एक सुविधा है। श्री चियोंग एक सरकारी दफ्तर में काम करता है। वह चाहता है कि उसकी पत्नी घर संभाले, खाना पकाए, सोसाइटी में सम्मान के साथ पेश आए और बाकी सब कुछ उसकी मर्जी पर छोड़ दे। और येओंग हे यही करती है। वह खाना बनाती है, घर साफ रखती है, पति की बातें मानती है। लेकिन एक बात है जो श्री चियोंग को बहुत परेशान करती है, येओंग ये ब्रा नहीं पहनना चाहती, और यह उसके लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। यह छोटी सी बात बहुत कुछ कहती है। श्री चियोंग के लिए येओंग हिया का शरीर उसकी संपत्ति है और उस संपत्ति का प्रदर्शन समाज के नियमों के अनुसार होना चाहिए। फिर एक रात आती है जो सब कुछ बदल देती है। येओंग हे एक सपना देखती है, एक भयानक, काला, खून से भरा सपना। उस सपने में वह एक जंगल में है, चारों तरफ अंधेरा है, और उस अंधेरे में वह खुद को देखती है। एक हत्यारे की आंखों में वह एक जानवर का खून देखती है, वह इंसानों का खून देखती है। वह मांस देखती है, कच्चा, लाल, टपकता हुआ। और सबसे डरावनी बात यह है, उस सपने में वह खुद भी इस हिंसा का हिस्सा है। वह खुद भी उस खून में सनी हुई है। येओंग हे उस सपने से जागती है और उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वह उठती है, रसोई में जाती है, फ्रिज खोलती है और एक एक करके घर का सारा मांस, मछली, मुर्गा, गोश्त, सब कुछ कूड़े में फेंक देती है। जब श्री चियोंग सुबह उठता है और पूछता है यह क्या हो रहा है, तो येओंग हे बस इतना कहती है, मैंने एक सपना देखा। और यहाँ से शुरू होती है उथल पुथल। श्री चियोंग पहले तो हंसकर टालना चाहता है, फिर गुस्सा होता है, फिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन येओंग ये नहीं मानती। वह शांत है, दृढ़ है, और यही शांति, यही दृढ़ता श्री चियोंग को सबसे ज़्यादा डराती है। वह अपने सास ससुर को फ़ोन करता है, येओंग ये के माता पिता को बुलाता है। एक पारिवारिक बैठक होती है, सब उसे समझाते हैं, डांटते हैं, धमकाते हैं, लेकिन येओंग ये नहीं मानती। फिर एक दिन एक पारिवारिक खाने का कार्यक्रम होता है। सब लोग इकट्ठे हैं, मेज पर मांस के व्यंजन सजे हैं। येओंग हे की थाली में सब्जियां हैं। उसके पिता, एक पूर्व सैनिक, कठोर और दबंग इंसान, खाना उठाते हैं और येओंग ये के मुंह में जबरदस्ती ठूसने की कोशिश करते हैं। येओंग ये मना करती है,
धक्का मुक्की होती है और अचानक किसी को समझ नहीं आता कहाँ से येयोंग ही के हाथ में एक फलों का चाकू आ जाता है और वह अपनी कलाई काट लेती है। अस्पताल खून, पट्टियां, डॉक्टर और जब सब ठीक हो जाता है श्री चियोंग तलाक की बात करता है। वह ये ओंग ये की पीड़ा को नहीं समझता। वह यह नहीं पूछता कि वह अंदर से क्यों इतनी टूट गई। वह बस इतना जानता है कि यह सब असुविधा से बाहर निकलना चाहता है। दोस्तों, यह पहला भाग बहुत कुछ कहता है। ये ओंग ही ने कोई बड़ी मांग नहीं की थी, उसने कोई क्रांति नहीं की थी। उसने बस यह तय किया था कि वह मांस नहीं खाएगी। लेकिन यह एक छोटी सी ना उसके पूरे संसार को हिला देती है, क्योंकि उस समाज में और शायद हर समाज में एक स्त्री का ना कहना ही सबसे बड़ा विद्रोह है। भाग 6, दूसरा भाग। मंगोलियन मार्क योंग हे के जीजा की नज़र से। अनुमानित समय 7 मिनट। कुछ महीने बाद तलाक हो चुका है। येओंग ही अब अकेली रहती है। वह शांत है, बहुत कम बोलती है, बस अपने घर में रहती है। इस दूसरे भाग का कथावाचक है ये उंग हे की बड़ी बहन, इन हे का पति। उसका नाम हमें नहीं बताया जाता। वह एक वीडियो कलाकार है। एक दिन वह ये उंग हे से मिलता है। बातचीत में ये उंग हे की पीठ पर एक निशान की बात आती है। कोरिया में और दरअसल पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में कुछ बच्चे एक खास निशान के साथ पैदा होते हैं। नीले बैंगनी रंग का एक धब्बा जो पीठ पर होता है। इसे मंगोलियन मार्क कहते हैं। यह आमतौर पर उम्र के साथ गायब हो जाता है, लेकिन ये ओंग हे का यह निशान अब भी मौजूद है और यह निशान उसके जीजा के दिमाग में एक विचार जगा देता है। वह सोचता है, अगर मैं येओंग हे के शरीर पर फूल और बेले पेंट करूं और फिर उसे फिल्माऊं तो यह एक अद्भुत कलाकृति बन सकती है। वह येओंग हे से यह प्रस्ताव रखता है और येओंग हे, जो अब अजीब तरह से शांत और उदासीन हो चुकी है, मान लेती है। धीरे धीरे यह कला परियोजना आगे बढ़ती है। जीजा येओंग हे के शरीर पर रंग बिरंगे फूल पेंट करता है। वह उसे फिल्माता है, लेकिन धीरे धीरे यह संबंध एक खतरनाक मोड़ लेता है। जीजा को येओंग हे के प्रति एक असामान्य आकर्षण होने लगता है। वह जानता है यह गलत है। वह अपनी पत्नी येओंग हे की बहन को धोखा दे रहा है, लेकिन वह रुक नहीं पाता और येओंग हे वह इस सब से गुजरती है जैसे एक पौधा गुजरता है, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। वह खुद को धीरे धीरे एक पौधे की तरह महसूस करने लगती है। वह कम खाती है। वह धूप में खड़ी रहती है, हाथ फैलाकर जैसे पत्तियां फैलाई हों। वह कहती है, पेड़ों को बस पानी और रोशनी चाहिए। मुझे भी। एक दिन इन हे को सब पता चल जाता है। वह टूट जाती है। उसका विश्वास, उसका विवाह, उसकी दुनिया सब बिखर जाती है। पुलिस आती है। जीजा को हिरासत में लिया जाता है। बाद में उसे मानसिक चिकित्सालय भेजा जाता है। दोस्तों, यह दूसरा भाग एक और परत उघाड़ता है। पहले भाग में येओंग हे को उसके पति ने नज़रअंदाज किया। दूसरे भाग में उसके जीजा ने उसे कला की सामग्री बना दिया। दोनों में एक बात समान है, येओंग हे एक इंसान नहीं है। उनके लिए वह एक वस्तु है, एक माध्यम है। और येओंग हे, वह इतनी टूट चुकी है कि विरोध करने की शक्ति ही नहीं बची। या शायद, और यही सबसे भयावह विचार है, वह पहले से ही किसी ऐसी दुनिया में जा चुकी है जहां इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाग 7, तीसरा भाग। फ्लेमिंग ट्रीज। येओंग ये की बड़ी बहन इन्हें की नज़र से। अनुमानित समय 6 मिनट। और अब हम आते हैं तीसरे और अंतिम भाग पर। यह सबसे भावुक, सबसे गहरा और सबसे काव्यात्मक भाग है। येओंग हे अब एक मानसिक चिकित्सालय में है। वह बिल्कुल नहीं खाती। नर्सें उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, डॉक्टर उससे बात करते हैं, लेकिन येओंग हे की एक ही बात है, मैं पौधा हूँ, पौधों को खाना नहीं चाहिए, मुझे बस धूप चाहिए, मुझे बस पानी चाहिए। वह खिड़की के पास खड़ी रहती है, हाथ ऊपर उठाए जैसे पत्तियां सूरज की तरफ मुड़ती हैं। इन्हें अपनी बहन से मिलने आती है। इन्हें जो पूरे उपन्यास में अच्छी बेटी रही, अच्छी बहन रही, अच्छी माँ रही, वह भी अंदर से टूटी हुई है। उसका विवाह बिखर चुका है। वह अकेले अपना व्यवसाय चला रही है। वह अकेले अपने बेटे को पाल रही है और वह हर बार येओंग हे से मिलती है
तो उसे अपनी जिंदगी का एक अजीब सा आईना दिखता है। इन हीरे सोचती है, ये योंग हे ने जो किया, सब कुछ छोड़ दिया, सबकी उम्मीदें तोड़ दी, समाज की परवाह नहीं की। क्या वह पागलपन था या उसमें एक ऐसा साहस था जो मुझ में कभी नहीं आया? यह सवाल इन हे को अंदर से हिलाता है। इन्हें येउंग हिया को समझाने की कोशिश करती है, खाने के लिए मनाती है, प्यार से बात करती है। एक दिन वह कहती है, जियो, बस जियो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए जियो। यियोंग ये उसे देखती है, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। वह कहती है, जब मैं पेड़ बन जाऊंगी तभी मैं जिंदा रहूंगी। उपन्यास का अंत, येयोंग हे की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे दूसरे अस्पताल में ले जाना है। एम्बुलेंस आती है, इन हे येयोंग हे के साथ बैठती है। एम्बुलेंस चलती है, बाहर रास्ते के दोनों किनारों पर पेड़ हैं। येओंग ये खिड़की से बाहर देखती है, उसकी आंखें उन पेड़ों पर टिकी हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है और इन्हें ये सोचती है, उसे नहीं पता वह क्या सोचती है। किताब वहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये अंत अधूरा लगता है, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। हांगकांग आपको बांध कर नहीं छोड़ती, वे आपको एक सवाल के साथ छोड़ती हैं और वह सवाल है, क्या ये योंग ये बच जाएगी या वह सच में पेड़ बन जाएगी इस दुनिया से परे किसी और जगह? भाग 8, प्रमुख विचार और विषय अनुमानित समय 6 मिनट। दोस्तों, अब बात करते हैं इस उपन्यास के उन गहरे विचारों की जो कहानी के पीछे छुपे हैं। विचार 1, स्त्री का शरीर विरोध का एकमात्र अखाड़ा यों हे के पास बोलने की आज़ादी नहीं है। समाज ने उसे हमेशा चुप रहना सिखाया, परिवार ने उसे हमेशा झुकना सिखाया, लेकिन उसका शरीर उसका है और वह शरीर के जरिए अपनी बात कहती है। मांस ना खाना, खाना बंद करना, पौधा बन जाने की चाहत, ये सब बातें उसके शरीर की भाषा है, वह भाषा जो उसे कोई नहीं छीन सकता। हानकांग का संदेश है, जब किसी इंसान से बोलने का हक छीन लिया जाता है तो वह इंसान अपने शरीर से बोलता है। विचार 2, पितृसत्ता एक अदृश्य पिंजरा उपन्यास में हर पुरुष किरदार येओंग ये पर नियंत्रण करना चाहता है। पिता जो सोचते हैं बेटी उनकी इज्जत है, पति जो सोचता है पत्नी उसकी संपत्ति है, जीजा जो सोचता है देवरानी उसकी कला की सामग्री है। लेकिन हांगकांग इन पुरुषों को खलनायक नहीं बनाती, वे दिखाती है कि ये पुरुष भी एक व्यवस्था के शिकार हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसने उन्हें यही सिखाया है। असली समस्या कोई एक इंसान नहीं, असली समस्या वह ढांचा है जो इस सबको सामान्य मानता है। विचार 3, हिंसा से इनकार येउंग हे का सपना, वह सपना जिसने सब कुछ बदल दिया, दरअसल उसके अचेतन मन की चीख थी। उस सपने में उसने खुद को एक हिंसक व्यवस्था का हिस्सा देखा और उसके भीतर का कुछ हिस्सा, एक बहुत गहरा हिस्सा, उस हिंसा को अस्वीकार कर दिया। मांस को छोड़ना इसीलिए था, यह शाकाहार का समर्थन नहीं था, यह हिंसा का अस्वीकार था। और धीरे धीरे यह अस्वीकार और गहरा होता गया, इतना गहरा कि ये ऊँग ही खुद इंसान होना छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इंसान हिंसा करते हैं, पौधे नहीं। विचार 4, पागलपन का सवाल पूरे उपन्यास में योंग हे को पागल कहा जाता है। डॉक्टर उसे मानसिक रोगी मानते हैं, परिवार उसे बीमार मानता है, लेकिन हांगकांग हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या ये ऊँग हे सच में पागल है या वह एकमात्र इंसान है जिसने यह देख लिया कि यह दुनिया खुद पागल है और इस पागलपन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। विचार 5, मौन की शक्ति ये ऊँग ये कभी कथावाचक नहीं बनती, हम उसे हमेशा दूसरों की आंखों से देखते हैं, लेकिन यह मौन, यह अनुपस्थिति सबसे जोरदार आवाज़ बन जाती है। जैसे जब कोई बहुत कमज़ोर इंसान इतना थक जाए कि चिल्लाना भी बंद कर दे, तो वह खामोशी किसी भी चीख से ज़्यादा भारी होती है। भाग 9, हांगकांग क्या कहना चाहती है। अनुमानित समय 4 मिनट। दोस्तों, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, आखिर हांगकांग इस किताब के ज़रिए क्या कहना चाहती हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, मैं यह नहीं पूछ रही थी कि स्त्री को मुक्ति कैसे मिले, मैं यह पूछ रही थी कि एक कमज़ोर इंसान जो पूरी तरह टूट चुका हो, वह इस हिंसक दुनिया में कैसे जिंदा रहे। येयुंग हे का जवाब था, इंसान ही न रहो। यह बहुत गहरा जवाब है, यह भागना नहीं है, यह एक तरह की मुक्ति है
जो शायद हमें समझ नहीं आती, लेकिन ये ओंग ही को समझ आती है। हान कांग यह भी कहती हैं कि उनका लेखन व्यक्तिगत और ऐतिहासिक दोनों स्तरों पर एक साथ काम करता है। ये योंग हे की कहानी एक व्यक्तिगत कहानी है, लेकिन यह उस पूरे इतिहास की कहानी भी है, उन सभी लोगों की कहानी जिन्हें किसी व्यवस्था ने असामान्य घोषित करके तोड़ दिया। ग्वांगजू के आंदोलनकारी, तानाशाही के शिकार और वे सभी औरतें जिन्हें आज्ञाकारी ना होने की सजा मिली। हान कांग कहती है, मैं हर बार यही पूछती हूँ, क्या अच्छाई संभव है, क्या प्रेम संभव है इस दुनिया में। इस सब के बावजूद और उनकी किताबें यह जवाब नहीं देती, वे बस यह सवाल हमारे सामने रख देती हैं और हमें उसके साथ जीना होता है। भागतन, यह किताब आज भी क्यों जरूरी है। अनुमानित समय 3 मिनट। दोस्तों, अब बात करते हैं इस किताब की प्रासंगिकता के बारे में। यह किताब 2007 में लिखी गई थी, लेकिन 2024 में और आगे भी यह उतनी ही ज़रूरी है। यह किताब सिर्फ कोरिया की कहानी नहीं है, यह उस हर औरत की कहानी है जिसे कभी यह एहसास हुआ हो कि उसके अपने शरीर पर उसका हक नहीं। यह उस हर इंसान की कहानी है जिसे अलग होने की सज़ा मिली है। यह उस हर परिवार की कहानी है जहाँ प्यार और नियंत्रण के बीच का फ़र्क मिट गया हो। भारत में और दुनिया के हर उस कोने में जहाँ परंपराएं और समाज व्यक्ति की आज़ादी से बड़े हो जाते हैं। यह किताब एक आईना है। इस किताब को पढ़ते हुए हम खुद से पूछने लगते हैं, क्या हम भी किसी येओंग हे को जानते हैं? वह व्यक्ति जो धीरे धीरे गायब हो रहा है, जो हर दिन थोड़ा और चुप होता जा रहा है। और क्या हम उसकी खामोशी को सुन पा रहे हैं? और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है, जब कोई इंसान सामान्य नहीं रहना चाहता, जब वह उस ढांचे को तोड़ना चाहता है जो उसे घुटन दे रहा है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम उसे पागल कह देते हैं, या हम रुककर सोचते हैं शायद वह हमसे ज़्यादा समझदार है। भाग 11, समापन। अनुमानित समय 2 मिनट। तो दोस्तों, यह था द वेजिटेरियन का हमारा सफ़र। हान कांग ने इस छोटी सी किताब में 3 हिस्सों में 3 अलग अलग आवाज़ों में इंसानी मन की बहुत बड़ी गहराइयाँ समेटी है। यह किताब आपको जवाब नहीं देती, यह आपसे सवाल पूछती है, और जब आप ये किताब बंद करते हैं तो वे सवाल आपके साथ रहते हैं, आपके सोने के बाद भी, आपके उठने के बाद भी। और शायद यही साहित्य का असली काम है, जवाब देना नहीं, सही सवाल पूछना। अगर आपको यह ऑडियो बुक अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो किताबें पसंद करते हों। कमेंट में ज़रूर बताएं द वेजिटेरियन की कहानी सुनकर आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या उठा। अगली बार हम एक और नोबेल प्राइज़ विजेता की किताब लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार।